जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक है मोमेंटम। यूनिट 3 कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन क्वेश्चन है जी, डिफ़ाइन मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या है? पीछे एक्चुअली अपने इनर्शिया भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था। अब इनर्शिया में ये कहा था कि आपने किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, ओके, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहें जिसकी वजह से जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को बॉडी क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। मीन्स उसकी स्टेट में जो उसकी बॉडी के अंदर अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं तो वो उसमें रेजिस्ट करता है, तो आप उससे इनर्शिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें, मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। क्वालिटी में नहीं, जो भी, लेकिन क्वालिटी भी नहीं होना कि अच्छी बुरी। क्वांटिटी मतलब उसकी मिकदार, मैक्सिमम पावर आप कहें, ठीक है। जब एक बॉडी मोशन में जा रहा है, व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन, ओके, और उस दौरान जो उसकी अपनी क्वांटिटी है, क्लियर, तो उसे आप क्या कहते हैं? आप मोमेंटम कहेंगे। मतलब सिंपली मैं कहूँ कि मोमेंटम क्या है, मैथमेटिकली जो है ना, एक प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी तब भी होगी जब बॉडी जो है वो मोशन में होगा। तो जब मैस, उस बॉडी के मैस को और उस बॉडी की वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मोमेंटम उसका मिल जाएगा, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है। ओके हो गया, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये देखें, उसकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है, मैथमेटिकली ये कहते हैं, वो कहते हैं। ओके, अब इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाउ? बिकॉज मैस का यूनिट केजी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो दैट्स वाई इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको मोमेंटम का मैंने आइडिया दिया। अब नेक्स्ट ये है कि जी आप स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम फर्स्ट लॉ को देखते हैं कि फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता है। बिकॉज इस पर न्यूटनियन जो है एक थ्योरी ने वर्क किया था, जब न्यूटन एक साइंटिस्ट था और उसने और भी फिजिक्स के साथ मिलकर इस पर काम किया, ठीक है ना। तो न्यूटन्स, दैट्स वाई उसके नाम से इसको न्यूटन्स लॉ कहा जाता है। अब फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी है वो अपनी स्टेट में हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। अपनी रेस्ट की है या यूनिफॉर्म मोशन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अगर बॉडी एक रेस्ट पे पड़ी तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा, ठीक है। तब तक जब तक आप कोई उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते, क्लियर। जब तक आप उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते, अनटिल वो बॉडी क्या करता रहेगा, वो मोशन में रहेगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज 59 टेक्स्ट बुक का पेज, उस पर गिवन है। मैं इसकी एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है ना। एक बुक को प्लेस किया गया टेबल के ऊपर, तो ये टेबल के ऊपर रहेगी, पड़ी रहेगी, मतलब रिमेंस रहेगी, अनलेस जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स जो है, कोई पास आता नहीं है और उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करता, मीन्स उसको उठा के लेके नहीं जाता, तो तब तक वो डेफिनेटली वो बुक वो टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी। ओके ना। सिमिलरली एक बॉल है, मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ। बॉल को आपने ग्राउंड पे जो है फेंका, ठीक है ना, वो बॉल रोल करता जा रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बॉल क्या हो गया है, वो बॉल स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ है? रीज़न इज़ दैट कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की है। कौन सी एक्सटर्नल फोर्स थी? अर्थ की जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल क्या हो गया है, वो स्टॉप हो गया। तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, अगर मैं फ्रिक्शन उसमें से निकाल दूँ तो फिर वो बॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, अपने मोशन करते कहीं पे रुकेगा नहीं। तो ये न्यूटन ने कहा था, इसे आप कहते हैं न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये उसने मैंने डेफिनेशन बताई, उसकी स्टेटमेंट, और फिर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। अच्छा,
न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सही है। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया तो आपने पढ़ा ना, वो क्रिटिस्टिक बॉडी के जिसकी वजह जब आप ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसलिए कहा जाता है ना, ये क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना बॉडी की उसके साथ जो है वो डील करता है। मतलब मैंने कहा जैसे बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, अब वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो फिर वो मूवमेंट आएगी उसके अंदर। ठीक है, फिर वो जो है वो बुक रिप्लेस हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस? ठीक है जी, आपसे पूछ रहे हैं कि कह रहा है कि जी क्यों डेंजरस है बस की छत पे ट्रैवल करना, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या डेंजरस हो सकता है? तो जब आप बस के ऊपर मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं छत के ऊपर, तो हाँ चांसेस तो है ना कि शख्स क्या कर जाए, वो फॉल डाउन कर जाए। वो भी किस वजह से, बिकॉज उस शख्स का क्या होगा, अपने इनर्शिया होगा। तो बॉडी विल क्या करेगा, बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। जैसे ही बस जो है टर्न लेती है या स्टॉप करती है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया उस पर्सन का जो बॉडी है, ठीक है ना, वो मोशन में रहेगा। तो दैट्स चांसेस हैं कि वो बॉडी कैच कर जाए, फॉल कर जाए। ठीक है ना, बस ने स्टॉप करना है, टर्न लेना है, तो इस वजह से कहते हैं कि वो ओपन होती है। तो जब वो बॉडी तो मोशन में होगी, वो टर्न एकदम बैठे तो बस ने टर्न किया या स्टॉप किया, तो वो क्या होगा, पर्सन की मोशन होगी, तो हो सकता है वो छत से रूफ से नीचे गिर जाए, फॉल डाउन कर जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, वाई इज़ इट ईजी टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल देन अ कार? ठीक है, अब क्वेश्चन है जी कि जी क्यों इजी है? ठीक है, वाई इज़ इट ईजी टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल देन, मतलब वो कह रहा है आप कोई साइकिल चला रहा है बच्चा, आप गए हैं उसको रोकना, इजीली आप रोक लेंगे। लेकिन कार मूव कर रही है तो क्या आप उसको जो है स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप कर सकेंगे? नहीं, इजी नहीं, हाँ कर लेंगे लेकिन इजी नहीं है। अब इसकी भी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है ये है कि जो बॉडी ऑफ मैस है ना, बेसिकली वो क्या कहा था आपने, मेजर अफेक्ट्स इनर्शिया, मतलब इनर्शिया क्या है, उसका बॉडी ऑफ जो का मैस को ना, जितना उसका वेट ज़्यादा होगा उतना उसके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हैवियर बॉडी को आपने मूव करवाना तो मुश्किल है, या हैवियर बॉडी को आपने जो है स्टॉप करवाना है तो वो भी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू लाइटर बॉडी। तो इसी वजह से जो कार है वो ग्रेटर मैस रखती है, दैट इज़ ग्रेटर मैस मीन उसका ग्रेटर इनर्शिया है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कार को मूव करवाना, स्टॉप करवाना एज़ कम्पेयर टू साइकिल। तो ये उसकी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे चले गए। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, अब सेकंड लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट एक तो पेज पे जाएं जी, टेक्स्ट बुक का पेज 60 पे जाएं, उस पर आपको ये प्रॉपर्ली इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब उसमें स्टेटमेंट ये है कि कहता है कि जब आप एक फोर्स नेट फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। उसका एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के। ठीक है, जितनी फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जितनी फोर्स आप ज़्यादा एक्ट करेंगे, डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो लेकिन मैस का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, मीन्स कि मैस ग्रेटर होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन है ग्रेटर होगा, मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये तो स्टेटमेंट आप वहाँ से देखिएगा। जैसे
फोर्स मैंने क्या वो किया कि एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, एक्सलेरेशन प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन इन अ बॉडी, ठीक है, उस बॉडी का मास m है। अब मैं क्या कहूँगा, वो फोर्स जो एक्सलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन अभी मैंने डेफिनेशन में स्टेटमेंट में कहा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब दोनों को मैं कंबाइन करने लगा हूँ, ये नंबर 1, दोनों जब कंबाइन किया तो ये आपके पास एक रिलेशन बनेगा। अब यहाँ से देखो m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, f इधर ये क्रॉस f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ma के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहूँगा, तो फिर मैं लिख सकता हूँ f इज़ इक्वल टू के ma, राइट। अब k अगर इसका जो वैल्यू k है ना, वो हमेशा ऐसे जो है इसमें 1 आती है, ठीक है ना। तो अगर उसको मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास f इज इक्वल टू ma बन जाएगा। तो दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ। थैंक यू स्टूडेंट।